नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आप सुपर टेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें और केवीएस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें तो डेली करंट अफेयर्स देखना ना भूला करें। क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो केवल और केवल करंट की ही जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि साथ साथ अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल टॉपिक के बारे में भी मैं आपको जानकारी देते चल रहा हूं, ताकि आपका करंट अफेयर्स भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए और ट्रेडिशनल टॉपिक भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और जब आप एग्जाम में बैठें तो अपने आप को बिल्कुल फ्री फील महसूस करें। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा डेली करंट अफेयर्स की क्लास को जरूर देखा करें, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को शेयर कर दें। आज है दोस्तों 7 जनवरी और आज हम पढ़ रहे हैं 6 जनवरी के करंट अफेयर्स को। चलिए, जैसा कि बात करते हैं, मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा। आपके लिए नई खुशखबरी ये है कि अब से करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको डेली कवर करके दूंगा। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के वो टॉपिक होगा, 1 से 2 मिनट है। जैसे कि बात करते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो अगर देखा जाए तो गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल, मिजोरम की बात करते हैं तो 8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा होकर जाती है। दोस्तों, याद कर लीजिए तुरंत। अगर भारत के बारे में देखा जाए तो भारत को 3 तरफ से एक तरीके से देखा जाए तो जल ने घेर कर रखा हुआ है। एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, नीचे आप देखते हैं हिंद महासागर, इधर आप देखते हैं तो अरेबियन सागर। कुछ लोगों को आज पहली बार पता चला होगा कि एक तरीके से क्या हो जाता है, भारत 3 तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये तीनों ही अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र है हिंद महासागर का ही है, लेकिन आप इसे याद रखिए, बंगाल की खाड़ी, इसे हिंद महासागर थे, इसे अरेबियन सागर थे, आप याद रखिए। अभी बाकी जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इसकी सारी कहानी बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे छात्र हमारे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि कर्क रेखा है जो वो केवल भारत के ही राज्य से होकर 8 राज्य से होकर जाती है और किसी राज्य से या किसी दूसरे देश से होकर नहीं जाती है। दोस्तों, वे गलत सोचते हैं। कर्क रेखा ए है, विश्व का मानचित्र है। आप देखिए कि ए है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों, यानी कि आप देख रहे हैं ए है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में अगर देखा जाए तो एशिया से होकर कर्क रेखा जाती है और एशिया में ही आता है भारत। और आप देखिए ए रहा भारत प्यारा हमारा, तो भारत से भी होकर जाती है दोस्तों, जो कि आप जानते ही हैं। दूसरी बात करते हैं तो यूरोप से होकर जाती है कर्क रेखा। तीसरी बात करते हैं अफ्रीका। चौथी बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों, तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका से कर्क रेखा होकर जाती है। और कहाँ से होकर नहीं जाती है तो साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका से कर्क रेखा होकर नहीं जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों एक और बात ये है कि हमारे पास है 7 महाद्वीप। कहने का मतलब ये है कि 7 कॉन्टिनेंट हैं, और 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं याद कर लीजिए। एक तो एशिया है, दूसरा यूरोप है, तीसरा अफ्रीका है, चौथा है नॉर्थ अमेरिका, पांचवा अगर देखा जाए तो साउथ अमेरिका है, छठा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, सातवां अगर आप देखते हैं तो अंटार्कटिका है। एक बार 7 महाद्वीप को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि एशिया कहाँ पर है, यूरोप कहाँ पर है, अफ्रीका कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, साउथ अमेरिका कहाँ, अंटार्कटिका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ। एक बार सेट कर लीजिए। बाकी इसी तरह के टॉपिक्स मैं डेली धीरे धीरे साझा करते चलूंगा, जिससे आपको सारी बातें याद होते चलें। चलिए, आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न के बारे में, करंट के बारे में जानते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य ने लागू किया हुआ है दोस्तों, या किसने शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने लागू किया हुआ है? तो मध्य प्रदेश ने लागू किया है, या मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत किया है। इस बात को गौर करिएगा या ध्यान रखिएगा। आइए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी के तौर पर। जैसा कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल है। दूसरी बात करते हैं, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो शहर है दोस्तों, इंदौर शहर है। और सबसे स्वच्छ शहर देखा जाए तो इंदौर शहर ही है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल है। और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? एक तरीके से सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों?
तो इंदौर है, यानी कि इंदौर है, सॉरी सबसे स्वच्छ शहर अगर देखा जाए तो इंदौर है। दूसरी बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इनके राज्य मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल है। इनका नेम है मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ठीक है, तो इसको याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, तो यहाँ के मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों एक सदनीय व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर जो विधानमंडल है दोस्तों एक सदनीय विधानमंडल है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ केवल और केवल विधानसभा और राज्यपाल है। तो विधानसभा की सीटें कितनी हो सकती हैं, तो विधानसभा की यहाँ सीटें दोस्तों हैं 230 सीटें हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं 230 सीटें हैं, और लोकसभा की सीटें कितनी हैं यहाँ पर, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो केवीएस जैसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 29 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों, 11 सीटें हैं। तो ध्यान रखिएगा लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में अगर देखा जाए दोस्तों तो 11 लोकसभा में 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, और 11 सीटें हैं यहाँ की राज्यसभा की। तो सबसे पहले हमने आपको बताया मध्य प्रदेश के बारे में कि यहाँ की राजधानी है भोपाल, यहाँ का सबसे स्वच्छ शहर देखा जाए तो इंदौर है, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। और यहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था है जहाँ पर विधानसभा है, विधानसभा के 230 सीटें हैं, लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है सांची का स्तूप दोस्तों। सांची का स्तूप के बारे में बात करते हैं जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची का स्तूप। और सांची के स्तूप को बनवाया किसने था, सांची के स्तूप को बनवाया था सम्राट अशोक ने बनवाया था। कौन बनवाया था दोस्तों, सम्राट अशोक ने बनवाया था। और कब बनवाया था सम्राट अशोक ने, तो इसे 3री शताब्दी में इन्होंने बनवाया था। तो 3री शताब्दी में सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। सम्राट अशोक कौन थे दोस्तों, तो अगर देखा जाए तो बिंदुसार के पुत्र थे। सम्राट अशोक कौन थे दोस्तों, तो बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंदुसार कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र का नेम था सम्राट अशोक, यानी कि अशोक था। अशोक एक महान शासक थे दोस्तों। इन्होंने एक युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग का युद्ध इन्होंने किया था, यानी कि कलिंग का इन्होंने युद्ध किया था। और जिसके वजह से क्या होता है, कलिंग में भीषण युद्ध होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, बहुत सारे लोग आहत होती हैं। और जिसकी वजह से आगे चलकर क्या होता है, इस युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म की नीति को अपना लेते हैं सम्राट अशोक दोस्तों। मध्य प्रदेश की एक और खास बात है, यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश की एक और खास बात है, यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व पाई जाती हैं। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो देखा आपने कैसे हमने आपको मध्य प्रदेश की एक कहानी बताया, और साथ ही साथ चार कहानियों के साथ हमने आपको जोड़ दिया। तो मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ की कुछ बातें भले ही भूल जाए सारी बातें ऊपर वाली, लेकिन सांची के स्तूप जो रायसेन जिले में स्थित है, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। और कब बनवाया गया था, 3री शताब्दी में बनाया गया था। और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर टाइगर रिजर्व है दोस्तों, तो है यही मध्य प्रदेश में है। इस बात को गौर करिएगा, यानी कि ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न ये है दोस्तों कि किस राज्य ने 3 जनवरी 2023 को राज्य में राजस्व पटवारी या पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया दोस्तों। तो उत्तराखंड राज्य ने क्या किया हुआ है कि राजस्व या पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 3 जनवरी 2023 को उत्तराखंड ने क्या किया, राजस्व या पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब समझते हैं उत्तराखंड के बारे में, थोड़ी सी बेसिक जानकारी के बारे में आइए समझते हैं। देखिए उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बहुत कुछ जानने वाले हैं उत्तराखंड के बारे में, कहीं जाइएगा नहीं। आज आपको उत्तराखंड के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। और ध्यान रखिएगा इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही होने वाले हैं जब भी आपको एग्जाम देते हैं। तो देखिए उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं तो उत्तराखंड पहले क्या था, उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था।
और 9 नवंबर 2000 को क्या होता है, उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता। आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कब उत्तर प्रदेश से अलग होता है। तो 9 नवंबर सन 2000 में क्या होता है, उत्तराखंड जो होता है उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, देहरादून है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ की राजभाषा क्या है दोस्तों, तो यहाँ की राजभाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो हिंदी है। पहली भाषा कौन सी है, हिंदी है। दूसरी भाषा अगर देखा जाए तो संस्कृत है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, यहाँ पर विधानसभा की सीटें जो हैं 71 सीटें हैं। तो यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 71 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें के तौर पर देखा जाए तो केवल और केवल 5 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटों की देखा जाए दोस्तों, तो राज्यसभा की सीटें देखा जाए तो 3 सीटें हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 3 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 5 सीटें हैं। कहाँ पर, मध्य उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के बारे में हमने आपको बताया कि यह राज्य जो है 9 नवंबर 2000 को क्या होता है, उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है, एक नए राज्य के रूप में गठनकर्ता बन जाता है या गठन हो जाता है। इसकी राजभाषा जो है हिंदी है, दूसरी है संस्कृत। फिर हमने आपको बताया इसकी राजधानी है देहरादून। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 71 सीटें, 71 सीटें हैं। राज्यसभा की जो सीटें हैं दोस्तों 5 सीटें हैं। और लोकसभा की सीटें 5 सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें अगर देखा जाए तो 3 सीटें हैं। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड वही है जहां पर चिपको आंदोलन चलाया गया था। जहां पर चिपको आंदोलन चलाया गया था, ये वही उत्तराखंड है दोस्तों। चिपको आंदोलन यहीं पर चलाया गया था, जिसमें महिलाओं ने क्या किया था, चढ़ बढ़ कर भागीदारी लिया था कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो पेड़ों को ना काटा जाए। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता है दोस्तों। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, इस बात को ध्यान रखेगा। यही उत्तराखंड है जहां पर टिहरी बांध परियोजना भी शुरू की गई थी। टिहरी बांध परियोजना यहीं पर शुरू की गई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं बताने चल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, 1 नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली कौन सी है, केटू गाडविन ऑस्टिन है। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो नंदा देवी, ध्यान रखिएगा कौन सी है, नंदा देवी। नंदा देवी जो है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी कौन सी है, केटू गाडविन ऑस्टिन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये वही उत्तराखंड है जहां पर चिपको आंदोलन चलाया गया था और जिसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पर्वत है दोस्तों। वो कहां पर है, उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी की बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी की बात करते हैं दोस्तों। तो फूलों की घाटी की बात करते हैं तो यहीं पर है। फूलों की घाटी जो है चमोली जिला में है, उत्तराखंड के चमोली जिला में है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट है दोस्तों। वो कहाँ पर है, तो एक तरीके से देखा जाए तो उत्तराखंड में ही अवस्थित है। तो देखिए उत्तराखंड के बारे में आपको बहुत कुछ हमने आपको बता दिया है, कहीं जाइए नहीं। अभी एक और बातें सुन लीजिए उत्तराखंड के बारे में, आज आप लोगों को पहली बार पता चल जाएगा, वैसे तो याद ही होगा। तो उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो 3 प्रमुख दर्रे हैं दोस्तों। कौन कौन से 3 प्रमुख दर्रे हैं, एक तो नीति दर्रा है, ध्यान रखिएगा नीति दर्रा के बारे में बात करते हैं। दूसरा है माना दर्रा की बात करते हैं। और तीसरी बात करते हैं लिपू लेख दर्रा है। तो यहाँ पर 3 दर्रा है दोस्तों, नीति दर्रा, लिपू लेख दर्रा। इसको याद कैसे करना है, तो इसको आप पहला अक्षर लीजिए एन, और दूसरा अक्षर लीजिए एम, और तीसरा अक्षर लीजिए एल। एन एल एम याद कर लीजिए, ए है जादुई ट्रिक हो गई। तो एन एल एम याद कर लीजिए, एन 4 हो जाएगा नीति दर्रा, M4 हो जाएगा माना दर्रा,
L4 हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। बस यहाँ पर 3 प्रमुख दर्रे हैं, याद कर लीजिएगा। या उत्तराखंड में नीति को माना, ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन NML याद करिए, मेरा वाला ट्रिक याद करिए, आपको याद रहेगा। ये ट्रिक याद कर लीजिए। उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? NLM। N4 क्या हो जाएगा? नीति दर्रा। M4 क्या हो जाएगा? माना दर्रा। L4 क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। कौन सा हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ये है कि किस संस्था ने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में टीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की है? किस संस्था ने क्या किया हुआ है दोस्तों? किस संस्था ने क्या किया हुआ है? किस संस्था ने एक तरीके से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में टीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत किया हुआ। उस संस्था का नेम है IOCL। ऐसे प्रश्न याद कर लीजिए जिसको सुपर टेट देना उत्तर प्रदेश की, जब भी कोई जानकारी आए अपने दिमाग में वो सेट कर लिया करे या नोट्स में मेंशन कर लिया करे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया ही था, जितनी भी बेसिक जानकारी थी एक बार कहो तो फिर से याद करवा देता हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की 2 राजधानी हैं। एक अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हमने आपको बताया था प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, प्रशासनिक और विधायक राजधानी लखनऊ, और न्यायिक राजधानी के तौर पर प्रयागराज मैंने बताया था आपको। यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है, जहाँ पर अगर देखा जाए तो विधान परिषद की सीटें 403 सीटें हैं, सॉरी विधान सभा की सीटें 403 सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें 100 सीटें हैं। फिर हमने आपको बताया था यहाँ पर राज्यसभा की सीटें 31 हैं और लोकसभा की सीटें 80 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं। यहाँ पर राजभाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो हिंदी है, अतिरिक्त भाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो उर्दू है दोस्तों। फिर हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के बारे में ही, बताया था दोस्तों कि यहाँ अगर देखा राजकीय फूल क्या है? पलाश है, और राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिले कितने हैं? 75 जिले हैं, ये भी हमने आपको बताया था, ठीक। यहाँ की प्रमुख नदी है दोस्तों गंगा यमुना की, ध्यान रखिएगा। यहाँ का वृक्ष जो है अशोक है। ये सारी बातें हमने आपको बताया था, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों हमसे ये कहता है कि आप हमें ये बता दीजिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों इजराइल देश की। तो ध्यान रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? दोस्तों इजराइल के रूप में। तो दोस्तों इजराइल देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल के बारे में आइए बात कर लेते हैं थोड़ा से। इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों? यरूशलेम है, यरूशलेम। ये ध्यान रख लीजिए, जल्दी से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है, यरूशलेम है, याद कर लीजिए। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 76% यहूदी है। 76% यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहूदी है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। यहाँ की राजभाषा है दोस्तों हिब्रू और अरबी। तो अगर देखा जाए तो इजराइल की जो राजभाषा है दोस्तों हिब्रू है और अरबी है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है दोस्तों कि किस राज्य में REC लिमिटेड ने बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो किस राज्य में अगर देखा जाए तो REC लिमिटेड ने बिजली उत्सव का आयोजन किया है? असम राज्य के बक्सा जिले ने या बुक्सा जिले में, असम राज्य के बुक्सा जिले में या बक्सा, जो भी होगा देख लीजिएगा एक बार। देखिए आइए अब बात कर लेते हैं असम के बारे में। थोड़ी सी जानकारी असम के बारे में भी कलेक्ट कर लेते हैं अतिरिक्त जानकारी के तौर पर। 1 मिनट, ये रहा, समाप्त हो गया। आइए देखते हैं असम के बारे में। देखिए असम के बारे में यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है दोस्तों। और असम के बारे में अगर देखा जाए तो यह 7 सिस्टर में से एक राज्य है। 7 सिस्टर में से एक राज्य है। और असम के साथ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और भूटान की सीमा साझा होती है।
तो असम की सबसे खास बात ध्यान रखिएगा, इसके साथ जो सीमा साझा होती है दोस्तों वो भूटान के साथ होती है और बांग्लादेश के साथ। किसके साथ होती है सीमा साझा? बांग्लादेश और भूटान के साथ असम की सीमा साझा होती है। याद कर लीजिए जल्दी से। असम की असम की राजधानी क्या है? दिसपुर हमने आपको बताया था। असम की सीमा साझा होती है किसके साथ? असम की सीमा साझा होती है दोस्तों, असम की सीमा साझा होती है भूटान और बांग्लादेश के साथ। असम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो किस लिए जाना जाता है? एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। एक और राष्ट्रीय उद्यान है ओरंग नेशनल पार्क, यहीं पर है, असम में ही है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की सीटें जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चलिए बता देता हूँ। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 14 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं। ठीक है, यहाँ पर 35 जिले हैं। तो असम में अगर देखा जाए तो 35 जिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं दोहरा कर बताना आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए असम के बारे में हमने आपको बताया दोस्तों कि असम के साथ अगर देखा जाए तो भूटान और बांग्लादेश दो देशों की सीमा साझा होती है। असम की राजधानी है दिसपुर है। फिर हमने आपको बताया कि यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग गैंडे के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर एक और राष्ट्रीय उद्यान है, वो है ओरंग नेशनल पार्क है। फिर हमने आपको बताया दोस्तों कि इसके बारे में, फिर हमने आपको बताया कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 14 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 7 सीटें हैं। असम में कुल कितने जिले हैं? 35 जिले हैं। यहीं पर क्या होता है 10 से 12 फीट के क्या होता है मतलब बांस के घर बनाए जाते हैं ताकि बारिश से एक तरीके से बचा जा सके या किसी प्रकार के जन्म धन की हानि ना हो दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। देखिए कितना बेहतर तरीके से मैंने आपको बता दिया, एक चीज़ें आती हैं और 4 चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ। चलिए बात करते हैं असम के, नेक्स्ट बात करते हैं किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, केवीएस के एग्जाम में। देखिए जब नेशनल जब दक्षिण भारत वगैरह की बात की जाए तो ये मान के चलिए केवीएस के एग्जाम में करंट अफेयर्स में पूछा ही जा सकता है। तो किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित किया गया है दोस्तों? तो केरल में। तो केरल के बारे में आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों तो केरल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। केरल के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में ही है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो केरल में ही क्या है, एक तरीके से साइलेंट वैली है दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, शांत घाटी जिसे आप कहते हैं। यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, जो केरल है दोस्तों अरब सागर में स्थित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि केरल कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में। तो ध्यान रखिएगा केरल जो है अरब सागर में स्थित राज्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या है, ईसाई और मुस्लिम रहते हैं। तो केरल में क्या है, बड़ी संख्या में मुस्लिम भी रहते हैं और ईसाई भी रहते हैं। तो यहाँ पर ईसाई और मुस्लिम ज़्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं, इस बात को भी गौर कर लीजिएगा। दोस्तों केरल के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं 140 है, लोकसभा की सीटें अगर देखा जाए तो 20 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें अगर देखा जाए तो 9 सीटें हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बातें मैंने आपको बताया है। देखिए सीटें आप भले भूल जाएं लेकिन मुख्य बातें आप जरूर याद रखा करें। एक बार मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी बातें याद हो जाए। देखिए पहली बात हमने आपको बताया कि केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। फिर हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है जिसे शांत घाटी के नाम से आप जानते हैं। फिर हमने आपको बताया कि अरब सागर में स्थित एक केरल एक राज्य है। फिर हमने आपको बताया केरल राज्य जो है अरब सागर में स्थित है। फिर हमने आपको बताया कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, और तीसरी बात हमने आपको बताया यहाँ पर विधानसभा की सीटें 140 है, लोकसभा की सीटें 20 हैं और राज्यसभा की सीटें दोस्तों 9 हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर सारी बातें हमने आपको बता दिया। चलिए आइए बात कर लेते हैं कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में।
किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कोयला मंत्रालय ने। तो किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो कोयला मंत्रालय ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो कौन सा देश है जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लॉन्च किया है? एशिया का तो पहला राज्य बन गया है, लेकिन दुनिया का दूसरा राज्य बन गया, वो है चाइना दोस्तों। चाइना के बारे में थोड़ा से बात कर लेते हैं। चाइना जो है विश्व के सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। तो चाइना अगर देखा जाए तो विश्व के सबसे जनसंख्या वाला राज्य है। चाइना जो है एससीओ का, चाइना में ही एससीओ का क्या है, एक तरीके से दोस्तों मुख्यालय है। ठीक है, तो चाइना में ही अगर देखा जाए तो एससीओ का एक तरीके से मुख्यालय है चाइना के बीजिंग शहर में। एससीओ का मतलब हो जाता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जिसके सदस्य भारत और पाकिस्तान भी हैं। तो एससीओ के बारे में बात करते हैं, संघाई कॉरपोरेशन संगठन की बात करते हैं, तो इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। इसके सदस्य चीन तो है, भारत और चाइना भी है, भारत और पाकिस्तान भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चाइना के बारे में, एक और बात कर लेते हैं। चाइना को अगर देखा जाए तो यूएनओ में क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वीटो पावर दिया गया है। तो वीटो पावर के रूप में अगर देखा जाए तो चाइना को कहाँ पर मिला हुआ है, यूएनओ में। तो दोस्तों हमने आपको बताया चाइना के बारे में। चाइना जो है विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश है, सबसे बड़े जनसंख्या वाला देश है। चाइना के जो राजधानी है दोस्तों वो बीजिंग है। और एससीओ जो है संगठन एक है, और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, जिसके सदस्य चाइना भी है और भारत और पाकिस्तान भी हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने शायद एक आध और बातें बताया होगा। ठीक है, चलिए हो गया वैसे तो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं और लास्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है, लिख लीजिएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, इस बात को ध्यान रखेगा। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यहीं पर मैक-मोहन लाइन है, मैक-मोहन रेखा है दोस्तों, जो भारत और चाइना की जो सीमा है उसको मैक-मोहन रेखा कहा गया। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्यामा मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो कोलकाता में। तो ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है कोलकाता में। विश्व ब्रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आधे घंटे में हमने आपको बहुत कुछ जानकारियाँ दे दिया। अगर आप अच्छे से पूरी क्लास को देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर डेली अगर आप देखते हैं तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सोचिए डेली अगर इसी तरह के करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको मिलता रहेगा तो इससे आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो जाएगी कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। प्रवीण सर ने हमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। दोस्तों यदि आप लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।